हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और देखिए आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2020 क्लास 12th मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशंस और इस पेपर के हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। तो देखिए सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो किस प्रकार से है। यहाँ पर हमें एफ और जी दो एक एक ही आच्छादक फलन दिए गए हैं और हमें बताना है कि जी ओ एफ इनवर्स किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। यहाँ पर ये दोनों संयुक्त फलन हमें आपस में बराबर बताने हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एफ कोई फलन है जो किससे किस में परिभाषित है, ए से बी में, और जी किससे किस में परिभाषित है, बी से सी में परिभाषित है। तो देखिए एफ ए से बी में है और जी किससे किस में है, बी से सी में। तो फिर यहाँ पर जी और एफ का संयुक्त फलन परिभाषित होगा और किससे किस में परिभाषित होगा, ए से सी में। ये परिभाषित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि जी ओ एफ का इनवर्स एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर है, यानी जी ओ एफ के इनवर्स की यहाँ बात कही जा रही है। तो हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि जी ओ एफ का इनवर्स विद्यमान है। तो देखिए जी ओ एफ इनवर्स के अस्तित्व के लिए जी ओ एफ का एक एक ही आच्छादक होना आवश्यक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या बताएंगे, जी ओ एफ को एक एक ही आच्छादक बताएंगे। तो देखिए यहाँ एफ तथा जी एक एक ही आच्छादक हैं, अतः जी ओ एफ भी एक एक ही आच्छादक होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो एक एक ही आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक एक ही आच्छादक होता है। एफ और जी क्या हैं, एक एक ही आच्छादक फलन, तो उनका संयुक्त फलन जी ओ एफ क्या हो जाएगा, वो भी एक एक ही आच्छादक हो जाएगा। और जैसे ही जी ओ एफ एक एक ही आच्छादक होगा तो फिर इसका इनवर्स विद्यमान हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः जी ओ एफ का इनवर्स वो किससे किस में होगा, सी से ए में क्या हो जाएगा, विद्यमान हो जाएगा, विद्यमान होगा। अब देखिए यहाँ पर जी ओ एफ इनवर्स क्या है, विद्यमान है। अब ये जी ओ एफ इनवर्स किसके इक्वल बताना है हमें, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के इक्वल बताना है। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में एफ इनवर्स और जी इनवर्स का संयुक्त फलन भी हमें बताना पड़ेगा कि ये विद्यमान है। तो यहाँ पर देखिए एफ और जी क्या है, दोनों ही एक एक ही आच्छादक है। तो एफ इनवर्स जी इनवर्स स्वतः ही विद्यमान हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ एफ सच दैट ए टू बी तथा जी सच दैट बी टू सी। हमने एफ को किससे किस में माना, ए से बी में परिभाषित, और जी को माना था बी से सी में। और ये क्या दिए गए हैं, एक एक ही आच्छादक फलन है। अतः एफ इनवर्स किससे किस में हो जाएगा, बी से ए में, और जी इनवर्स किससे किस में हो जाएगा, सी से बी में। ये दोनों क्या हो जाएंगे, विद्यमान। अब देखिए एफ इनवर्स भी विद्यमान है और जी इनवर्स भी विद्यमान है। तो फिर क्या, एफ इनवर्स और जी इनवर्स इन दोनों का संयुक्त फलन भी विद्यमान होगा। और किससे किस में होगा, अब देखिए जी है सी से बी में जी इनवर्स, और एफ इनवर्स है बी से ए में। तो यहाँ पर देखिए एफ इनवर्स और जी इनवर्स किससे किस में हो जाएगा, सी से ए में विद्यमान होगा। तो यहाँ पर देखिए एफ इनवर्स बी से ए में है और जी इनवर्स किससे किस में है, सी से बी में। तो यहाँ पर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स किससे किस में होगा, सी से ए में विद्यमान होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ जी ओ एफ इनवर्स सी से ए में विद्यमान है
और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, इसका भी अस्तित्व है किससे किसमें, सी से ए में। तो देखिए यहाँ पर ये फलन जी ओ एफ इनवर्स हुआ और ये फलन हुआ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो देखिए 1 व 2 से यहाँ पर जी ओ एफ इनवर्स का प्रांत कितना है, सी, और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का भी कितना है, सी, और सह प्रांत भी देखिए दोनों के बराबर हैं, ए के बराबर। तो 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं, जी ओ एफ इनवर्स का प्रांत बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का प्रांत, और जी ओ एफ इनवर्स का सह प्रांत किसके बराबर है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के सह प्रांत के बराबर। तो देखिए इन दोनों फलनों को बराबर बताने के लिए अब हमें क्या बताना है कि ये दोनों बराबर भी हैं। तो अब हम क्या सिद्ध करेंगे, अब हम दर्शाएंगे जी ओ एफ इनवर्स किसके बराबर है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर, ये हमें प्रूफ करना है। और वैसे भी दो फलनों को बराबर बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है कि उनके प्रांत बराबर हो, सह प्रांत बराबर हो, और वो दोनों फलन भी बराबर समान मान देते हो किसी एक इनपुट पर। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक सेम इनपुट, हम एक समान इनपुट यहाँ पर लेंगे तो ये दोनों बराबर मान देने चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों फलन बराबर है। तो देखिए यहाँ पर ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर देखिए इन दोनों फलनों को एक विशेष इनपुट देंगे, एक स्वेच्छ इनपुट हम इसे देंगे, और हमें इनका जो आउटपुट है वो एक समान मिलना चाहिए। यदि एक स्वेच्छ इनपुट पर दोनों फलनों का आउटपुट यदि समान है तो फिर हम क्या कह देंगे, ये दोनों फलन समान मान देते हैं, फिर क्या हो जाएंगे, ये समान हो जाएंगे। और यहाँ प्रांत और सप्रांत ऑलरेडी इनका समान है, और ये आउटपुट यदि सेम देंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, समान फलन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B तथा C बिलोंग्स टू C इस प्रकार हैं कि, तो देखिए यहाँ पर फलन f a से b में परिभाषित है, तो यह a पे क्या देगा, मान लीजिए b देगा, और ये g किससे किस में है, b से c में है, तो मान लीजिए b पे क्या दे रहा है, c दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम जी ओ एफ में एक एलिमेंट a इनपुट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ a, और देखिए f ऑफ a का मान क्या है यहाँ पर, b के बराबर, और g ऑफ b क्या हो जाएगा, c। तो देखिए इससे हमें क्या मिला, जी ओ एफ इनवर्स c इक्वल a, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर हम यूं कह सकते हैं कि जी ओ एफ इनवर्स का मान किस पर, इस c पर, ये c कोई स्वेच्छ एलिमेंट है और इस पर कितना आ रहा है, a आ रहा है। अब देखिए इन दोनों फलनों को बराबर बताने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि ये वाला फलन f इनवर्स ओ जी इनवर्स भी c पर क्या देगा, a देगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें एक इनपुट लेके चलेंगे c, और हमें लाना क्या है कि ये वाला फलन f इनवर्स ओ जी इनवर्स भी क्या दे रहा है, a दे रहा है। तो देखिए अब हम यहाँ कंसिडर करके चलेंगे। अब यहाँ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, इसमें हम एक इनपुट लेके चल रहे हैं c। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त फलन की परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, जी इनवर्स c। अब देखिए यहाँ पर g ऑफ b कितना है, c, तो देखिए g इनवर्स c कितना हो जाएगा, b के बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b। अब देखिए f इनवर्स b, अब देखिए हमने क्या माना था, यहाँ पर हमने f ऑफ a को क्या माना था, b माना था। तो यहाँ पर देखिए f ऑफ a कितना है, b है, तो
इस बी की जो प्री इमेज है यानी एफ इनवर्स बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। तो देखिए यहाँ एफ इनवर्स बी किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं जी ओ एफ इनवर्स सी पे कितना दे रहा है, ए दे रहा है, और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स यह भी इस एलिमेंट सी पर कितना रिजल्ट दे रहा है, ए दे रहा है। तो हम 3 और 4 से यूं कह सकते हैं कि जी ओ एफ इनवर्स सी पर जो मान दे रहा है वही मान कौन दे रहा है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स और फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू सी। और यहाँ पर देखिए इन दोनों फलनों का प्रांत कौन है, सी, यानी प्रांत सी पर ये दोनों फलन क्या कर रहे हैं, समान मान दे रहे हैं और साथ में इनके प्रांत और सहप्रांत भी बराबर है। तो हम क्या कहेंगे इस प्रकार, यहाँ जी ओ एफ इनवर्स किसके बराबर होगा, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर। और यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार है, हमें ये रिलेशन हमें दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, ए ट्रांसपोज ज्ञात करना है। और आई क्या दी गई है, यहाँ पर 3x3 क्रम की मैट्रिक्स दी गई है। तो देखिए इसे हम सोल्व करके यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स ए निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार ए माइनस 2i बराबर कितना दे रखा है, -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0। तो देखिए इसे सोल्व करके हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर -2i सिंपली यदि पक्षांतरण करें तो कितना हो जाएगा, -1 -2 3 2 1 -1 और -3 1 0। वैसे जनरली यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या ऐड करते हैं, हम मैट्रिक्स 2i ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 2i। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करेंगे, ये मैट्रिक्स तो ऐसी ही आ जाएगी, 2 1 -1 और -3 1 0। यहाँ है 2i और i क्या है यहाँ पर 3x3 ऑर्डर की एक इकाई मैट्रिक्स। -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0। अब देखिए इस दो को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से तो ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। अब इन दोनों मैट्रिक्सों को हम ऐड करेंगे तो संगत अवयव यहाँ पर जोड़ें तो कितना रिजल्ट आएगा, देखिए 1 -2 और 3 2 और 3 और -1 और -3 1 और 2। तो देखिए इस तरह से ये हमने क्या प्राप्त की है, मैट्रिक्स ए हमने प्राप्त कर ली है। तो देखिए मैट्रिक्स ए ये है तो फिर मैट्रिक्स ए का परिवर्त यानी उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हम पंक्तियों को क्या कर देंगे, स्तंभों में बदल देंगे। तो देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया है, अब दूसरी पंक्ति को क्या करेंगे, दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति को क्या कर देंगे, हम तीसरा स्तंभ बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया है। अब हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमें क्या निकालना है, हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ए हमारे पास है और ए ट्रांसपोज भी हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ ए ट्रांसपोज बराबर, तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या है, पहली पंक्ति है 1 -2 3 और दूसरी पंक्ति के एलिमेंट्स हैं 2 3 -1 और -3 1 2 और ए ट्रांसपोज क्या है यहाँ पर
1 2 -3 -2 3 1 और 3 -1 2। अब देखिए इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा 1 4 5 और 9 14। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया जा रहा है तो 2 और -6 यानी -4 और -3 -7। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करें तो कितना आएगा -3 -2 -5 और 6 यानी +1। अब आ जाते हैं हम दूसरी पंक्ति पे। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करें तो कितना आएगा 2 और -6 यानी -4 और -3 यानी -7। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से तो 4 और 9 13 और +1 दैट इज 14। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से तो -6 और +3 यानी -3 और -2 -5। तीसरी पंक्ति को अगर पहले स्तंभ से गुणा करें तो क्या रिजल्ट आएगा -3 -2 -5 और +6 दैट इज 1। तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से तो रिजल्ट क्या आएगा -6 और +3 यानी -3 और -2 -5। और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करें तो कितना आएगा 9 + 1 10 और 4 14। तो देखिए इस तरह से ए ट्रांसपोज हमें निकालना था और ये हमने निकाल लिया। यही है हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकार से है। यहाँ हमें y का मान इस तरह से दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है dy/dx ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्नानुसार y बराबर अंडर रूट में क्या है log x, फिर इसके प्लस में क्या है रूट log x, फिर उसके रूट के भीतर वापस क्या प्लस हो रहा है अंडर रूट log x। तो इस तरह से सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। हम क्या करेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करें तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा y² और राइट साइड में log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस। इस तरह से सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो सीरीज है रूट के भीतर log x फिर प्लस रूट log x, तो इस तरह की सीरीज यहाँ किसके इक्वल है y के इक्वल। और देखिए ये सीरीज और इस सीरीज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये भी इनफाइनाइट सीरीज है और ये भी इनफाइनाइट सीरीज है। तो हम यहाँ पर इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं इसकी जगह भी हम y लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा y² इक्वल log x प्लस y। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर और x के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो क्या रिजल्ट आएगा 2y dy/dx इक्वल 1/x प्लस dy/dx। तो देखिए यहाँ dy/dx आसानी से निकल रहा है और यहाँ पर dy/dx यदि कॉमन ले लें तो 2y - 1 इक्वल 1/x। तो देखिए dy/dx का फाइनल रिजल्ट क्या आया 1/x 2y - 1 और यही है हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 किस प्रकार से है। एक वक्र दिया गया है और इस वक्र पर इस दी गई सरल रेखा के समांतर अभिलंब का समीकरण हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया वक्र क्या है दिया गया वक्र 2x² - y² इक्वल 14। और देखिए एक सरल रेखा भी दे रखी है। सरल रेखा क्या है यहाँ पर x + 3y इक्वल 6। अब देखिए यहाँ पर हमें इस सरल रेखा के समांतर अभिलंब निकालने हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये वक्र 1 है और ये सरल रेखा नंबर 2। तो रेखा 2 की प्रवणता कितनी है यहाँ पर -x का गुणांक बटा
y का गुणा। तो रेखा 2 की प्रवणता -1/3 है। प्रश्नानुसार अभिलंब किसके समांतर है? अभिलंब रेखा 2 के समांतर है। हमें ऐसे अभिलंब निकालने हैं जो दी गई रेखा के समांतर है। अब अभिलंब रेखा 2 के समांतर है तो अभिलंब की प्रवणता भी क्या हो जाएगी? उस रेखा की प्रवणता के बराबर। अतः अभिलंब की प्रवणता बराबर इस रेखा 2 की प्रवणता यानी -1/3। अब देखिए यहाँ पर हम इस वक्र से हम क्या निकालेंगे? dy/dx निकालेंगे। तो देखिए वक्र 1 का x के सापेक्ष क्या करेंगे? हम अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा? 4x - 2y dy/dx इक्वल 0। तो 2 से यदि हम डिवाइड करें तो 2x - y इंटू dy/dx इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए dy/dx क्या आ जाएगा? 2x/y। अब देखिए अभिलंब की प्रवणता क्या होती है? अभिलंब की प्रवणता -1/dy/dx। तो यहाँ पर देखिए -1/dy/dx। इस dy/dx का यदि हम इन्वर्स लें, उल्टा करें इसे, तो क्या रिजल्ट आएगा? y/2x। और यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता कितनी है? देखिए रेखा के समांतर है अभिलंब, तो इसकी प्रवणता -1/3। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? -1/3 के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर हमें वक्र पर ऐसे बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पर खींचे गए अभिलंब दी गई रेखा के समांतर हैं। तो पहले यहाँ पर हम बिंदु निकालेंगे और अगर वो बिंदु मिल जाए जिन पर अभिलंब रेखा के समांतर हैं तो फिर हम आसानी से अभिलंब का समीकरण भी लिख सकते हैं। तो देखिए बिंदु निकालने के लिए यहाँ पर हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन तो ये है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना रिजल्ट आएगा? 2x = 3y। तो देखिए ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए हम ये एक तो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो 3 से y का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। अब समीकरण 1 में क्यों रखेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर वो बिंदु निकालेंगे जिस पर अभिलंब रेखा के समांतर है। तो ऐसे बिंदु किस पर हैं? वक्र पर होंगे। तो यहाँ पर हम उस वक्र के समीकरण का हम यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 3 से y का मान कितना आएगा? 2/3x। किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर वक्र में हम रख देंगे। तो क्या आएगा? देखिए वक्र का समीकरण क्या है यहाँ पर? 2x² - y²। 2x² - y² इक्वल टू 14। अब देखिए हम इसे सोल्व करेंगे। 2x² - 4x²/9 इक्वल 14। दोनों तब हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? x² - 2/9 x² इक्वल 7। और x² यदि कॉमन ले लें तो 1 - 2/9 इक्वल 7। x² और यहाँ कितना हो जाएगा? 7/9 इक्वल 7। तो देखिए x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो x के हमें 2 मान मिलेंगे ±3। तो देखिए जब x = 3 तो समीकरण 2 से y का मान क्या हो जाएगा? समीकरण 2 क्या, सॉरी 3। इस समीकरण 3 पे यदि हम देखें x = 3 तो y का मान कितना आएगा? समीकरण 3 से 2। यहाँ क्या आएगी? समीकरण 3। और देखिए जब x का मान -3 होता है तो
वही समीकरण 3 से हम x की जगह क्या रख देंगे, समीकरण 3 में -3, तो y का मान कितना आ जाएगा, -2। तो देखिए हमें दो बिंदु मिले, अतः बिंदुओं 3,2 तथा -3, -2 पर खींचे गए अभिलंब किसके समांतर आएंगे, दी गई रेखा के समांतर होंगे। अब हमें करना क्या है, इन दोनों बिंदुओं पर वक्र के अभिलंब निकालने हैं। तो देखिए बिंदु 3,2 पर अभिलंब का समीकरण, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस x1। तो देखिए यहाँ पर बिंदु क्या है, y-2 और m की जगह अभिलंब की प्रवणता। तो देखिए अभिलंब की प्रवणता हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी अभिलंब की प्रवणता, -1/3। तो देखिए यहाँ पर -1/3 और x माइनस x1 कितना है, 3। अब इसे हम सोल्व करें तो देखिए 3y क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -6 इक्वल -x प्लस 3। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस 3y इक्वल 9। तो देखिए अभिलंब का एक समीकरण तो ये आ चुका है और यही हमारा आंसर है। और एक और बिंदु था -3 और -2, बिंदु -3 -2 पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर एम एक्स माइनस x1। फॉर्मूला वही है, किसी भी रेखा का समीकरण हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। उस रेखा पर एक बिंदु चाहिए और प्रवणता चाहिए, और देखिए अभिलंब एक रेखा ही होती है, तो यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अभिलंब पर एक बिंदु कौन है, -3 -2, तो y माइनस y1 बराबर एम, अभिलंब की प्रवणता कितनी है यहाँ पर, -1/3 x माइनस x1। अब इसे हम सोल्व करें, 3y प्लस 6 इक्वल -x माइनस 3। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, x प्लस 3y इक्वल माइनस का 9। तो देखिए अभिलंब का एक और समीकरण हमें मिला और ये भी है फाइनल आंसर। तो देखिए यहाँ पर दो आंसर हैं, दो अभिलंब हैं, एक अभिलंब ये है और एक अभिलंब ये है, और ये ऐसे अभिलंब हैं जो दी गई रेखा के समांतर हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने राजस्थान बोर्ड 2020 मैथमेटिक्स पेपर का सेक्शन भी सोल्व किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।